जानो और अपने आसपास को पहचानो। समर्थ गुरु रामदास क्या कहते हैं, अपने को जानो, वहीं रुक मत जाओ, अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे पहचानो, वो है शिक्षा। अब हम तो हैं सन्यासी परंपरा के लोग, तो हमारी शिक्षा तो वही है जो समर्थ गुरु रामदास वाली है। तो अपने को जानना और आसपास को पहचानना, ये है शिक्षा। अब इसमें शुरुआत करें। अपने को कोई आदमी जानेगा तो सबसे आसान तरीका है मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा में आप रोते हैं, मातृभाषा में हंसते हैं, मातृभाषा में गाते हैं, मातृभाषा में गुनगुनाते हैं। विदेशी भाषा में रो नहीं सकते, विदेशी भाषा में गा नहीं सकते, गाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, हमारे बच्चे विदेशी भाषा में आजकल गाते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। बड़ा सत्यानाश है। सोचो, रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ, मत आओ क्योंकि मुझे खेलना। और बारिश नहीं आएगी और सारे बच्चे यही गाना गाएंगे, ईश्वर ने सुन लिया तो बारिश नहीं करेगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। क्योंकि भारत के 60% शेतकरी अभी भी पाउस आधारित खेती करते हैं। 60% खेती पाउस से ही होती है, ठीक है। तो विदेशी भाषा में गाएंगे तो फंस जाएंगे, तो मातृभाषा में ही गाना पड़ेगा। ये पाउसा तो पैसा समझ गया। तो देशी भाषा में जो गाएंगे उसमें कुछ अर्थ होगा, देशी भाषा में जो गुनगुनाएंगे उसमें कुछ अर्थ होगा। देशी भाषा में मातृभाषा जो आपकी जबान पे चढ़ी है मातृभाषा, तो मातृभाषा में गाना, मातृभाषा में गुनगुनाना, मातृभाषा में नाराज होना, मातृभाषा में किसी को गालियां देना, मातृभाषा में, ये सब आसान है क्योंकि बचपन से सुनी है ना, माँ के पेट से निकलते ही सुनी है वो, तो इसलिए सब आसान है। तो अपने को पहचानना मातृभाषा में सबसे आसानी से संभव है, अपने को पहचानना। फिर अपने आस पड़ोस को जानना। हमारे पड़ोस में सब कुछ है, पूरी दुनिया है। मैं यहाँ गोवा में हूँ तो गोवा के आस पड़ोस में जो भी कुछ है मुझे मालूम होना चाहिए, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में, सब जगह। फिर हमारा पड़ोस थोड़ा बड़ा हो गया, श्रीलंका भी हमारा पड़ोस है, पाकिस्तान भी पड़ोस है, नेपाल भी पड़ोस है, उसका भी मालूम होना चाहिए। ये पड़ोस और बड़ा होते होते यूरोप आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ब्रह्मांड पूरा इसमें समा जाएगा। समर्थ गुरु रामदास की परिभाषा बहुत गहरी शिक्षा की। वो कहते हैं अपने को जानो और अपने पड़ोस को पहचानो। ये पड़ोस में पूरी दुनिया समाई हुई है, ब्रह्मांड। और अपने को जानना पहचानना मातृभाषा में आसान है और पड़ोस को जानना पहचानना भी मातृभाषा में ही आसान है। इसलिए शिक्षण मातृभाषा में ही होना वो अच्छा है। विदेशी भाषा को सीखना तो ठीक है, हमको अंग्रेजी सीखनी है और उसके सीखने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हमको अंग्रेजी कवि और अंग्रेजी जो राइटर्स हैं उनसे प्रेम है, उनको समझना है, तो अंग्रेजी सीखेंगे। अगर दूसरा कारण ये है मुझे इंग्लैंड में जाके बिजनेस करना है तो अंग्रेजी सीखेंगे, उसमें क्या बुराई है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि दुनिया को अंग्रेजों की नजर से देखना है तो भी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। कारण 20 हो सकते हैं अंग्रेजी सीखने के, तो अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं। हम अंग्रेजी सीखें, फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, रशियन सीखें, चाइनीज सीखें, जापानीज सीखें, जैसे कोंकणी सीखा, मराठी सीखा, कन्नड़ सीखा, तमिल सीखा, तेलुगु सीखा, वैसे सब सीखें। सीखने के लिए कोई रुकावट नहीं है, सीखना तो कुछ भी है, लेकिन अपने जीवन को जानने और पहचानने के लिए उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो आपने सीखी है दूसरों की मदद से। वही भाषा मातृभाषा में हाँ, मातृभाषा में जब आप सीखते हैं कोई चीज या समझते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ में आती है। दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, समय बहुत लगता है। एक सामान्य विद्यार्थी को मराठी में कोई गोष्ट सुनाओ
वो आपको 1-2 मिनट में वापस सुना देगा वही रोज, और अंग्रेजी में सुना दो तो 6 महीना लगेगा, हो सकता है साल भर लगे, क्योंकि संभव नहीं है उसके लिए। तो जब ये बात सीधी इतनी सरल है तो हम सब कुछ सीखें मातृभाषा में। विदेशी भाषा सीखनी है तो सीखें, प्रयोग उसका जीवन में कम से कम करें, क्योंकि हमारा पड़ोसी नहीं जानता उस भाषा को, हम जानते हैं, अपने लिए सीखें, दूसरों के लिए वो ठीक नहीं। और दुनिया के सभी बच्चे अपनी मातृभाषाओं में जब सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जब विदेशी भाषाओं में हम सिखाने लगते हैं पीछे रह जाते हैं, और पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जिस भाषा में आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें सीखे हुए आपसे बहुत अच्छे दूसरे बच्चे, अंग्रेजी में इंग्लैंड के सारे बच्चे आपसे अच्छे ही होंगे, क्योंकि अंग्रेजी मातृभाषा है उनकी। मराठी में हमारे बच्चे अंग्रेजों से अच्छे होंगे, क्योंकि मराठी हमारी भाषा। तो मातृभाषा में शिक्षण हो ताकि हम सीखना जल्दी पूरा कर सकें, और सीखने को इतना है पूरी दुनिया में कि एक उम्र भी कम है। तो आपके पास उम्र तो लिमिटेड है, थोड़ी है, सीखना ज्यादा है, तो मातृभाषा में आसानी से होगा। कोई भी सीखना, मैनेजमेंट सीखना हो सकता है, इंजीनियरिंग सीखना हो सकता है, मेडिकल सीखना हो सकता है, या कुछ और सीखना हो सकता है, साहित्य हो सकता है, कथा कहानी गोष्ठ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सीखना मातृभाषा में ही आसान है। तो हमको इतना ही करना है कि भारत के सभी बच्चों को मातृभाषा में सिखाना, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक। और किसी बच्चे को अंग्रेजी सीखनी है तो उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशन चलेंगे, वहां जाके भर्ती हो जाए, अंग्रेजी सीखें। हर स्कूल में हर बच्चे को अंग्रेजी सिखाएं, ये अत्याचार नहीं करना। जिनको अंग्रेजी सीखनी है वो अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं। अभी मैं यहां आया हुआ तो मैंने कई जगह देखा बोर्ड लगे हुए हैं, 90 दिन में अंग्रेजी सीखिए। कल मैं एक बोर्ड पढ़ रहा था, 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए। और अभी पोंडा आया तो 15 दिन में अंग्रेजी सीखिए, बोर्ड लगाए। अब जब 15 दिन में अंग्रेजी सिखाने वाले विद्वान यहाँ गोवा में बैठे हैं तो 15 साल क्यों दिमाग खराब करें अंग्रेजी सिखाने? बचपन से लेकर 15वीं कक्षा तक जबरदस्ती अंग्रेजी सिखाने जरूरत क्या? यहाँ तो 15 दिन में सिखाने वाले हैं ना, और वो बड़े दावे से कह रहे हैं अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाएंगे 15 दिन में, ब्रिटिश एक्सेंट की सिखा देंगे 15 दिन में। तो अपने पास जब इतने हुनर वाले लोग हैं कि 15 दिन में अंग्रेजी सिखा दें तो 15 साल क्यों खराब करना? 15 साल मराठी सीखेंगे, 15 दिन में अंग्रेजी सीख लेंगे। हो सकता है कल को और टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, 7 दिन में ही अंग्रेजी सिखा दे कोई। हाँ, ये भी हो सकता है ना, थोड़े दिन में। तो मामला इतना ही है कि मातृभाषा में बच्चों को सिखाना, दूसरी भाषा में अगर सीखना चाहें तो उनको रोक नहीं, वो सीखेंगे। और हमने इसका सिलेबस बनाना शुरू किया है, क्योंकि हमें मालूम है 4 साल के बाद जो काम करना है वो अभी करें। 4 साल बाद तो होने ही वाला है ये काम, तो पहले से तैयारी करें। तो सिलेबस जैसे ही मैंने बनाया, अंग्रेजी का हिंदी या मराठी या तमिल या तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम, पता है सबसे मजेदार बात क्या हुई? जो इंजीनियरिंग का सिलेबस अंग्रेजी भाषा में 5 साल का है, वो मराठी में मैंने किया तो वो 2 साल का रह गया। 2 साल में पहले हिंदी किया फिर मराठी किया, 2 साल का। माने जितना हम किसी बच्चे को 5 साल में सिखाते हैं अंग्रेजी में, उतना ही सिलेबस 2 साल में मराठी में हम सिखा सकते हैं। पता है ये कम कैसे हो गया? कम ऐसे हो गया कि उसका 3 साल फालतू अंग्रेजी में जाता है, वो मराठी में नहीं जाने वाला। कंटेंट उतना ही सीखता है वो, जो 5 साल में वो 2 साल। ऐसे मैनेजमेंट का बनाया तो मैनेजमेंट का 2 साल का MBA का सिलेबस 6 महीने में बन गया। माने 6 महीने में ही हम उतना सिखा देंगे जो 2 साल में MBA में सिखाया जाता है। और 1 कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम में जितना बच्चा सीखता है,
वो 3 साल में ही सीख लेगा 1 से 12वीं तक का पूरा सिलेबस खाली मराठी करने से। तो मतलब ये है मातृभाषा में पाठ्यक्रम आने का सबसे बड़ा फायदा है समय बचेगा विद्यार्थी का। समय बचेगा तो आपका पैसा बचेगा, समय पैसा दोनों बचेगा तो तुम्हारा तनाव कम होगा, टेंशन कम होगा। और इसमें मूल बात है सीखना और सिखाना, परीक्षा नहीं। सीखना है सिखाना है, परीक्षा कहां से आ गई बीच में? अंग्रेजों ने परीक्षा शुरू की थी, एग्जामिनेशन, ताकि भारत के विद्यार्थियों को कंट्रोल करके रखें, ताकि मार्क्स उनके हाथ में है तो विद्यार्थियों को जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें परीक्षा की जरूरत क्या? हम तो परीक्षा नहीं लेने वाले। भारत स्वाभिमान का जब पाठ्यक्रम आएगा किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके पीछे गहरी बात कहना चाहता। समर्थ गुरु रामदास ने दासबोध में एक बात कही और बहुत गहरी बात कही। वो ये कहते हैं ज्ञान की परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान असीमित है, भंडार ही भंडार है ज्ञान का, उसकी कोई परीक्षा ले ही नहीं सकता। तो ज्ञान की तो परीक्षा हो नहीं सकती। परीक्षा किसकी हो सकती है? समर्थ गुरु रामदास कहते हैं दासबोध में चरित्र की परीक्षा हो सकती है, चरित्र की परीक्षा हो सकती है, ज्ञान की नहीं। तो भारत के विद्यार्थियों की चरित्र की परीक्षा तो हो पाएगी, ज्ञान की कैसे ले सकते हैं? क्योंकि समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि विद्यार्थी का ज्ञान शिक्षक से भी आगे होता है और हमेशा होता है। तो शिक्षक उसको परीक्षा कैसे ले सकता? क्योंकि वो तो कम जानता है विद्यार्थी से। तो कम जानने वाला ज्यादा जानने वाले की परीक्षा कैसे ले सकता? तो हम तो परीक्षा को हटा देने वाले हैं, जरूरत ही नहीं। सीखना है सिखाना है, परीक्षा लेंगे तो चरित्र की, ज्ञान की नहीं। तो परीक्षा होगी नहीं, तो परीक्षा के लिए कोई पढ़ेगा नहीं। सबको पढ़ना है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। इंजीनियरिंग सीखना है, परीक्षा पास नहीं करनी। मेडिकल में सीखना है, परीक्षा पास नहीं करनी। मैनेजमेंट में सीखना है, परीक्षा पास नहीं करनी। और सीखा हुआ ही काम आता है, परीक्षा में पास किया हुआ कभी काम नहीं आता। आप अपनी जिंदगी में सोचो ये बात, आपने कितना पढ़ा? पढ़ा तो बहुत है सबने, और परीक्षा देने के बाद अगले दिन कितना याद रहा? कितना याद नहीं याद? क्यों नहीं याद रहा? क्योंकि काम का नहीं था, दिमाग में मिला दिया उसको। जब तक तनाव था परीक्षा देने का तब तक दिमाग में याद रखा, तनाव खत्म हो गई, दिमाग में पूरा भगा दिया। तो जब आपको याद नहीं आता दिमाग में पढ़ा हुआ, परीक्षा दिया हुआ, तो बच्चे से कैसे अपेक्षा करते हैं वो याद करे? क्यों करे? काम ही नहीं आने वाला तो दिमाग तो हटा देने वाला है। तो सीखना है वो याद रहता है, सिखाना है वो याद रहता है, क्योंकि परीक्षा से उसका संबंध नहीं है। तो अभी जो पढ़ाई है परीक्षा आधारित है, और परीक्षा मार्क्स आधारित है, और मार्क्स किसी के कंट्रोल में है, तो माने आप गुलामी में हैं एक तरह से। हमेशा डर लगता है टीचर को खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो, क्योंकि मार्क्स उसके हाथ में। अब वो कुछ भी अंडरकंडीशन बचे तो भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि खुश रखना है उसको, क्योंकि मार्क्स उसके हाथ में है। कितना भी उल्टा बोले क्लास में, हाँ हाँ बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, आपसे बढ़िया तो कोई नहीं पढ़ा था, ये सब मक्खनबाजी क्यों करनी? क्योंकि मार्क्स उसके हाथ में है। मार्क्स क्यों? क्योंकि परीक्षा क्यों? कंट्रोल हमें हटाना है। और हम तो जो बनाने जा रहे हैं ना सिलेबस, आपको तो हंसी आएगी लेकिन मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। जब भारत स्वाभिमान का कानून बनेगा इस देश में परीक्षा वाला, तो इसमें विद्यार्थी शिक्षक की परीक्षा लेगा। विद्यार्थी ने अगर कहा कि हाँ ये ठीक है, वही शिक्षक सिखाएगा। अगर उसने कहा ये बेकार है, उसको निकाल बाहर करने में 2 मिनट लगेंगे। क्योंकि सीखना जिनको है
महत्व उनकी ओपिनियन का है, सिखाने वाले का कोई महत्व नहीं है। वो तो एक नहीं 1000 मिलने वाले, जिनको सीखना वो तय करेंगे हमको इससे सीखना है, इससे नहीं सीखना। क्यों नहीं सीखना वो बताएंगे कि इस कारण से नहीं सीखना, जिनसे सीखना है वही सिखाएंगे। तो हर साल अध्यापकों को परीक्षा पास करनी पड़ेगी और उसका इवैल्यूएशन विद्यार्थी करेंगे। ऐसी परीक्षा हम लाने वाले हैं। तो टीचर लोग सब डर जाएंगे, डरने की बात नहीं है इसमें। आपको आनंद आएगा जिंदगी में सीखने और सिखाने का। अभी आपको भी आनंद नहीं आता क्योंकि आप तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते रहते हैं और सारा टेंशन है कि सिलेबस खत्म करना है। क्यों? जरूरत क्या उसकी? सीखना तो थोड़ा सा हो ना, वो जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छा होता है, काम का होता है। तो खुले तरीके से विद्यार्थी सीखेंगे और अध्यापक उनको सिखाएंगे। जिन विद्यार्थियों को शिकायत होगी अध्यापकों से, वो तुरंत बदल दिए जाएंगे। उनके सिर पे नहीं रखना है, विद्यार्थियों के सिर पे अध्यापकों को नहीं रखना, क्योंकि विद्यार्थी संपत्ति है देश की, उसमें संभावना है आगे जाने की और नया देश बनाने की। अध्यापक तो बन चुका है, उसमें अब संभावना खत्म हो गई है। तो एक तो मातृभाषा में लाएंगे पूरा पाठ्यक्रम, दूसरा पाठ्यक्रम में मातृभाषा आते ही समय कम हो जाएगा, तीसरा पैसे खत्म करने हैं शिक्षा में से। पैसे हैं किसी के पास और नहीं है तो भी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि भारतीय दर्शन में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय तीनों निःशुल्क मिलता है सभी को। भारत का दर्शन ये कहता है शिक्षा में पैसे का स्थान ही नहीं है। तो पैसे आधारित शिक्षा नहीं होगी, माने फीस नहीं लगेगी किसी भी विद्यार्थी को, बिना फीस के सब पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे फिर स्कूल कैसे चलेंगे? स्कूल चलाने के तरीके निकालेंगे। उनमें से एक तरीका ये होगा कि जितने विद्यार्थी और अध्यापक स्कूल को चला रहे हैं उन सबको कहेंगे 1 घंटा चरखा चलाओ, सूत बनाओ, सूत से खादी बने, खादी हम सब खरीदें और स्कूल को फंड्स करें। दूसरा तरीका है सारे विद्यार्थी अध्यापक मिलकर क्षेत्र में जाएंगे, 1 घंटे काम करेंगे, उसमें जो उत्पन्न होगा उसकी आमदनी होगी वो स्कूल में जाएगी। तीसरा काम, पास में कोई गौशाला होगी, सारे विद्यार्थी अध्यापक मिलकर गाय की सेवा करेंगे, दूध मिलेगा, दूध बिकेगा तो स्कूल की आमदनी होगी। और हर स्कूल को एक बगीचा देंगे, उसमें जो उत्पन्न होगा वो बाजार में बिकेगा, स्कूल उससे चलेगा और उसमें आमदनी जो होगी उसमें शिक्षक का खर्चा, विद्यार्थी का, दोनों का निकलेगा। मैंने पता है हिसाब लगा दिया, हर विद्यार्थी 1 घंटे रोज चरखा चलाए, हर अध्यापक 1 घंटे रोज चरखा चलाए, ज्यादा नहीं 1 घंटे, तो जिंदगी भर इतनी आमदनी है कि विद्यार्थी स्कूल से जब पढ़कर निकलेगा 10 साल में, 12 साल में मान लो, तो उसको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए स्कूल देगा निकलते समय। स्कूल में तो कुछ देना नहीं विद्यार्थी को, तो आगे भर्ती होना बस। अब वो 1 घंटे में रोज चरखा चलाएगा या 1 घंटे क्षेत्र में काम करेगा या 1 घंटे गौशाला में काम करेगा, उस काम में से जो उत्पादन होगा वो उत्पादन अगर 14 साल का हम कैलकुलेट करें तो वो 5 से 7 लाख रुपए बैठता है और उसमें विद्यार्थी का खर्चा 3-4 लाख रुपए हो जाएगा। बचा हुआ उसको हम दे देंगे कि तुम जाओ और अपना कोई बिजनेस और रोजगार शुरू करो, बेकार मत बैठो। ऐसी शिक्षा हम करेंगे और ये हर जगह होगा। जब इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का मैंने कैलकुलेशन किया तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का स्किल थोड़ा ऊंचा है। जो ये तो मैंने कहा प्राथमिक बच्चों को जो क्षेत्र में काम कर सकते हैं, गाय का काम कर सकते हैं, चरखा चला। इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों का जब कैलकुलेशन किया तो उनके 2 घंटे का काम हम कराते हैं किसी इंडस्ट्री में। हम बताएं क्या करने वाले, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ देने वाले।
हर इंडस्ट्री कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ी रहेगी, हर इंजीनियरिंग कॉलेज किसी न किसी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। तो ये सब विद्यार्थी हर दिन 2 घंटे जाएंगे कारखाने में और काम करेंगे उन मजदूरों के साथ मिलकर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो रोज के 2 घंटे का उनका जो मेहनताना है वो 5 साल का हम इकट्ठा करें तो 7 साढ़े 7 लाख रुपए हर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को मिल जाएगा जब वो कॉलेज छोड़कर जाएगा। ये जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे इनको हम सब हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ेंगे और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ हॉस्पिटल में काम करना है, फर्स्ट ईयर से ही काम करना है। इंटर्नशिप जो होती है ना वो खत्म करेंगे, उनकी इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाएगी, एडमिशन लेते ही शुरू हो जाएगी और 5 साल वो हॉस्पिटल में काम करेंगे, 7 साल हॉस्पिटल में काम करेंगे। उसका जो मेहनताना निकलेगा वो एक विद्यार्थी के लिए 5-7 लाख रुपए के बराबर होगा। तो पढ़ाई में खर्चा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा कॉलेज विद्यार्थियों को देगा जब विद्यार्थी पास आउट होकर निकलेंगे। श्रम का मूल्य स्थापित कराना है, पैसे का नहीं। अभी पूरी शिक्षा व्यवस्था में पैसे की ताकत है, श्रम का कोई महत्व नहीं है। हम श्रम को प्रधानता लाने चाहते हैं क्योंकि भारत के पास सबसे ज्यादा श्रम है। पूंजी हमारे पास उतनी नहीं है लेकिन श्रम हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो श्रम आधारित चलेगा ये सारा सिस्टम। नया स्कूल, नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटीज और नया सिलेबस और नया तरीका पढ़ने और पढ़ाने का। पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी नया करने वाले हैं। अभी जो पढ़ाने का तरीका है ये बहुत रद्दी है। क्या तरीका है? एक क्लासरूम है जिसमें सारे बच्चों को भेड़ बकरी की तरह से अंदर भर देते हैं और बैठा देते हैं बेंच पे, जैसे कैदी लोग बैठे रहते हैं वैसे बच्चे बैठ जाते हैं और टीचर हर समय उनको एक ही बात बोलता रहता, शांतता रखा, शांतता रखा, चुप चुप चुप, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। अब अगर बच्चा चुप हो गया तब तो मर गया। उसको चुप होना क्यों? भगवान ने नहीं बनाया उसको चुप, आप कैसे कर रहे? वो तो चिल्लाएगा, कूदेगा, खेलेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, क्योंकि कफ की प्रधानता में बच्चा जिंदा रहता है। तो कफ तो ऐसे ही होता है। तो वो तो चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, खूब जोर से चिल्लाएगा, जितनी ताकत है। रोकेगा कोई नहीं उसको। गाना गाएगा, गाएगा, जब उसको मन में आएगा गाएगा, जब उसको मन में आएगा कूदी मारनी मारेगा। हम उसको डिसिप्लिन के नाम पे बांधने वाले नहीं, क्योंकि ये डिसिप्लिन खतरनाक है। ये डिसिप्लिन के नाम पे सब बांध देते हैं, हम उसके दिमाग को बंद कर देते हैं। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है? 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक कमरा है, उसमें बेंच लगी हुई है, उसमें आपने लाइन से बिठा दिया, एक टीचर आई, उसने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू कर दिया, 45 मिनट में दूसरी टीचर आई, पहले इंग्लिश लिख के गई थी, अब मैथमेटिक्स लिखना शुरू कर दिया, 45 मिनट में तीसरी टीचर आई, उसने हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया, 45 मिनट में और एक टीचर आई, 5 घंटे में उसको खिचड़ी बना दिया। 45 मिनट अंग्रेजी, 45 मिनट मराठी, 45 मिनट हिस्ट्री, 45 मिनट ज्योग्राफी, 45 मिनट सिविक्स। अब जब छुट्टी हुई और पूछो बच्चे से क्या सीखा तुमने, वो कह रहा कुछ नहीं सीखा, सब तुझे गोबर गणेश। ऐसी मूर्खता है इस पर, क्या रखा है इसमें? ये नहीं पढ़ाना, फिर कैसे पढ़ाएंगे? हम ऐसे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। पढ़ाना बढ़ाना कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाना बहुत अहंकार की बात है, सिखाना विनम्रता की बात। कोई कहता है ना मैं पढ़ाता हूं, तो उससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं। वो ये कहता है मैं सिखाता हूं, तो ठीक है, तो टीचर होगा सिखाने को, पढ़ाने को नहीं, क्योंकि सिखाने में सीखना पहले होता है। समझना? पहले टीचर सीखेगा फिर सिखाएगा बच्चों को। कैसे सीखेगा? हमारा पीरियड तो सवेरे से शाम तक एक ही चलेगा, बदलने वाला नहीं। और क्लास ये 10x10 का है ना, इसमें नहीं चलेगा, ये तो गलती है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप के क्लासेस है ना, ये तो सबसे घटिया डिजाइन है, जेल के कैदियों के लिए बनाए हुए हैं ये डिजाइन, हमने स्कूल में ले आए वो सब। आप मुझे ये बताओ
ईमानदारी से समझ के बताना, दुनिया में कौन सा ऐसा शेप है जो लीनियर है? लीनियर, एक रेखा में दुनिया में क्या बनाया भगवान ने? कोई पहाड़ लीनियर है, कोई नदी लीनियर है, कोई झाड़ लीनियर है, कोई तालाब लीनियर है? क्या लीनियर है इस पूरे ब्रह्मांड में? बताओ जरा। कुछ भी नहीं। जब ब्रह्मांड में कोई चीज लीनियर नहीं है तो क्लासरूम क्यों बना दिया लीनियर आपने? 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। ये तो छोड़ दो, ये तो बेकार, कोई काम कर। क्लासरूम वैसे ही होना चाहिए जैसी प्रकृति है। क्लासरूम वैसे ही होना चाहिए जैसे ब्रह्मांड है। क्योंकि जब लीनियर क्लासरूम में हम घुसते हैं ना, तो हमारी दृष्टि भी लीनियर हो जाती है, एक ही दिशा में हम देखते हैं, एक ही दिशा में देखते हैं, एक ही दिशा में देखते हैं। हमारी हालत पता है कैसी होती है? वो एक बैल होता है ना जो कोल्हू चलाता है, थोड़े दिन बाद उसको खोल दो तो खोलने के बाद भी वो वैसे ही गोल गोल घूमता रहता है, क्योंकि इधर उधर देखना बंद हो जाता है उसका। तो बच्चों को ऐसा थोड़ी बनाना जो इधर उधर देखेंगे, एक ही दिशा में देखें, तब तो जीवन खत्म हो जाएगा उन बच्चों। तो क्लासरूम तो ये सब हटाने। तो क्लास कहाँ लगेगा? झाड़ के नीचे लगेगा, या किसी तालाब के किनारे क्लास लगेगा, या किसी पहाड़ के नीचे क्लास लगेगा, या पाउस हो रहा है उसमें क्लास लगेगा। बच्चों को अगर ये बताना है कि पानी क्या होता है तो पाउस में ही क्लास लगेगा। भीगेंगे तो भीगेंगे, आप कहोगे सर्दी हो जाएगी तो दवा लाएंगे उनके लिए। ये थोड़ी कि पाउस में भीगना बंद करा दें उनका। पाउस में भिगाएंगे, हम भीगेंगे, वो भीगेंगे, वो महसूस करेंगे पानी को कि पानी शामक है, पानी शीतल है, पानी शरीर को ठंडा करता है, पानी ऐसा होता है, पानी वैसा होता है। तो ये पानी बनता कैसे है, ये ऊपर से बरसता कैसे है, ये बाष्पीकरण क्या होता है, ये समुद्र के ऊपर धूप पड़ती है तो क्या, ये एक एक बारीक बारीक चीजें उनको बताते हुए अंत में लेके आएंगे ये पाउस कैसे हो रहा है। जब उनके समझ में ये बात आ जाएगी तब उनको पानी की कीमत समझ में आएगी कि पानी कितने मुश्किल से बनता है। और जब कीमत समझ में आ जाएगी तो उन विद्यार्थियों को बताना नहीं पड़ेगा पानी व्यर्थ मत करो, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो हो सकता है हमारी एक क्लास शुरू होगी पानी पर और वो चलेगी 10 दिन, 15 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी। फिर दूसरी क्लास शुरू होगी खेती पर, वो 10, 15, 20 दिन चलेगी। फिर तीसरी क्लास, ऐसी क्लासेस चलेंगी हमारी। ये नहीं 45 मिनट मैथमेटिक्स, 45 मिनट इंग्लिश, 45 मिनट हिस्ट्री, इसमें कुछ नहीं सीख सकते। और इस कक्षा को जब हम चलाएंगे ना, मैं आपसे वायदा करता हूं आपके बच्चे घर जाना भूल जाएंगे। वो जाएंगे ही घर, वो कहेंगे यही रहना चला, क्योंकि उनको आनंद आएगा, पाउस में भीगने को मिलेगा। आई नहीं भीगने देती, आई की तो दूसरी प्रॉब्लम है, आई की प्रॉब्लम दूसरी है। वो ये है कि अगर ये बीमार पड़ा तो खटरा करना पड़ेगा, मुझे खपना पड़ेगा, तो भीगने मत दो, इसको बचाते रखो। आई मिट्टी में नहीं खेलने देती उसको, क्योंकि आई की प्रॉब्लम दूसरी है। और बच्चा मिट्टी में नहीं खेलेगा तो सवाल ही नहीं उठता वो बड़ा हो पाएगा। मिट्टी खाएगा नहीं, मिट्टी में खेलेगा नहीं, मिट्टी में लौटेगा नहीं, तब तो होने ही वाला नहीं पड़ा। तो आई की प्रॉब्लम तो लीनियर वाली है। हम ये लीनियरिज्म को तोड़ना चाहते हैं। बच्चों की नजर से देखना है दुनिया को, वो महसूस करते हैं हर चीज को, महसूस करके सीखते हैं, वो महसूस कराना है। आपने देखा छोटे से छोटा बच्चा जब वो घुटने से चलना शुरू करता, हर चीज को मुंह में रखता, क्योंकि यहां उसको सेंसेशन सबसे ज्यादा है। ये जो टेप है ना कन का, ये उसको सब सिखाता है। और हम उसी को पकड़ते हैं, मुंह में मत ले जा, मुंह में मत ले जा, मुंह में। अब वो मुंह में ले जाकर सीखता है। कई बार तो मुझे लगता है कि आलिम बाबा की क्लास पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो दिमाग में बैठे हुए वायरस है ना, ये निकालने पड़ेंगे खींच खींच। तो हमारी जो शाखा होगी वो अनोखी होने वाली है।
आई बाबा पहले सीखेंगे, फिर उनके बच्चे बाद में सीखेंगे, ताकि जो बच्चों को सिखाया जाए आई बाबा भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें घर में, नहीं तो बच्चों की जिंदगी में दुविधा खड़ी हो जाएगी। अध्यापक एक बात सिखा रहा है, आई बाबा उल्टी बात करती। तो ऐसी शिक्षा हमने लानी है, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले और बच्चे सब सीख जाएं। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि शिक्षा का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि बच्चों को सीखने में आनंद कितना मिल रहा है, वो है सर्टिफिकेट शिक्षा का। बच्चों को कैदी बना के घर में नहीं बिठाना, स्कूल में नहीं। तो ये रेक्टेंगुलर शेप के क्लासरूम हटाने हैं, ओपन क्लासरूम होंगे, ज्यादातर क्लासरूम खुले होंगे। अब बच्चों को हम सिखाएंगे रेलगाड़ी कैसे चलती है, क्या होता है, कैसे होता है, तो सारे बच्चे रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहीं क्लास लगेगी। फिर उनको पोस्टल डिपार्टमेंट का सिखाना है, तो सारे बच्चों को पोस्ट ऑफिस लेके जाएंगे, वहां सीखेंगे। फिर उनको बैंक में जाना है, तो बैंक का कार्य व्यवहार कैसे चलता है, सब बच्चों को बैंक में लेके जाएंगे, क्लास उनकी वहां चलेगी। ये स्कूल में क्या रखा है, स्कूल में तो कुछ नहीं, क्यों है ही नहीं कुछ वहां पे, मरा हुआ है सबको, जीवन कुछ नहीं है। तो जहां जीवित जीवन जंगल लेके जाएंगे, उनको झाड़ पे चढ़ाएंगे, वहां सिखाएंगे, नदियों के पास, तालाबों के पास, समंदर के पास, ऐसे स्थानों पे बच्चों को ले जाके सब सिखाएंगे। और सिखाने से पहले महसूस कराएंगे, देखो इसको छू के देखो, ये रेल का इंजन कैसा होता है, ये कितना गर्म है, इसमें कितनी हीट है, उसके बाद से चीजें शुरू होंगी। सिखाना है, ध्यान रखना है, सिखाना है, पढ़ाना कुछ नहीं, सिखाना। सीखें, फिर वो बच्चे दूसरों को सिखाएं, फिर वो आगे सिखाएं। इस तरह की परीक्षा, माफ करना, इस तरह की शिक्षा पद्धति पूरे देश में लानी। और अंग्रेजों के बनाए गए जो सब्जेक्ट हैं, इनको तो जला देना, कुछ काम के नहीं। मैं अपने से पूछता हूं, x+y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। मैंने बहुत पढ़ा, मेरे आज तक काम नहीं आया, आपके आया? फिर आपने क्यों पढ़ा? तो आप ये परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा, तो दिमाग खराब हुआ था आपका और टीचर का दोनों। x-y होल स्क्वायर आपके काम नहीं आया, मेरे काम नहीं आया। x+y होल क्यूब आपके काम नहीं आया, मेरे काम। जो काम नहीं आया वो पढ़ाना क्यों? मैंने पढ़ा था अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन। करूं क्या इसका? मान लो मुझे मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, करूं क्या उसका? भाजी मिलेगी उससे। मैं भाजी खरीदने लगा, भाजी वाले को आगे को मुझको मछली है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, वो भाजी देगा? तो जिस बात से भाजी भी नहीं मिल सकती, उसका क्या करना नॉलेज का? ये प्रश्न। अकबर महान था, ठीक है, होगा, मैं क्या करूं? मेरे जीवन में जो लोग महान हैं, जिनसे मेरा सीधा लेना देना है, उनके बारे में जानना तो समझ में आता है। मेरे बाबा महान है, मेरी आई महान है, मेरे अज्जोबा महान है, मेरी अज्जी महान है, क्योंकि मेरा उनसे सीधा समझ लेगा तो ताई के साथ उसका व्यवहार बहुत संयम और सभ्य हो जाएगा। तो जो आई की महानता समझ लेगा तो आई के साथ उसका व्यवहार बहुत संयम और समर्पण वाला हो जाएगा। बाबा की महानता समझ लेगा, अपने अजोबा की महानता समझ लेगा, तो काम आने वाला है जिंदगी में। अकबर की महानता समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिंदा है उसके आसपास उनकी महानता उसको समझ में आनी चाहिए। और हम जो हिस्ट्री बताएंगे ना, वो लोकल हिस्ट्री पहले बताएंगे, इंटरनेशनल हिस्ट्री में कुछ नहीं निकलता। मैं गोवा में रहता हूं, गोवा की लोकल हिस्ट्री क्या है? मैं सिंधुदुर्ग में रहता हूं, सिंधुदुर्ग की लोकल हिस्ट्री क्या है? मैं कोंकण में रहता हूं, कोंकण की लोकल हिस्ट्री क्या है? मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र की लोकल हिस्ट्री, लोकल ज्योग्राफी, लोकल साइकोलॉजी, लोकल सोशियोलॉजी, ये सब लोकल, क्योंकि काम वही आने वाला है। इंटरनेशनल तो कभी काम नहीं आता दुनिया में, किसी के नहीं आता। तो ये जो इंटरनेशनल होने का भूत
सवार है हमारे ऊपर, इस भूत को लोकल की तरफ लाना। ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी हमें सीखने सिखाने की व्यवस्था करनी। कुछ समझ में आया? ज्यादा तो नहीं बोल दिया? चलिए, हाँ जी। आज गोवा में दो कारखाने हैं जहाँ पे मिल बोलते हैं। तो आज गोवा में जो खान कारखाने हैं, माइनिंग वर्क्स है, उसका भूत कौन को ले जाकर भी जा रहा है अभी। क्या अपने प्राचीन काल में जहां अभी लोहा निकलता है, मैंगनीज निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, कोलसा निकल रहा है, प्राचीन काल में क्या ऐसी व्यवस्था अपनी भारत में थी कि जो इसी पैमाने पर चल रही थी? और क्या अभी जो बंजर बन जा रहे हैं पहाड़ के नीचे वाली जो जमीन है वो भी बंजर होने वाली है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो किस तरीके से रोक सकते हैं? मेरा ये बहुत सुंदर सवाल है, इसका उत्तर दूंगा आपको। हमारे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक स्टील बनता था, लोहा बनता था। और आपको ये सुनकर बहुत गर्व होगा कि सारी दुनिया को स्टील बनाना हमने सिखाया। स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी भारत ने पूरी दुनिया को दी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हमसे स्टील बनाना सीखा, फिर अंग्रेजों ने यूरोप को स्टील बनाना सिखाया, फिर धीरे धीरे बाकी दुनिया में स्टील बनाना शुरू हुआ। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हमने दुनिया को स्टील बनाना सिखाया, इसका मतलब एकमात्र है कि स्टील बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है रॉ मटेरियल, वो हमारे पास सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। आपको एक बात कहूं गोवा के नागरिकों को कि जिस स्पीड से हम पहाड़ों को खोद रहे हैं, जिस स्पीड से, अगर इसी स्पीड से 350 साल तक खोदें तो हमारा लोहा खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खोद के खत्म कर दें। मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है आयरन कोल का, और ये हजारों साल से है, और स्टील भारत में हजारों साल से बनता है। कैसे बनता है? जहां आयरन ओर है वहां स्टील बनाने वाले कारीगर हैं, और वो स्टील बनाते थे, सारी दुनिया को बेचते थे। लेकिन तब क्या होता था और अब क्या होता है? पहले स्टील बनाने का जब काम होता था इस देश में, तो गांव जो होते थे, जंगल उनकी संपत्ति माने जाते थे। गांव समाज की संपत्ति जंगल। जैसे ये गांव है बालपई मान लीजिए, तो बालपई के आसपास जितने भी पहाड़ हैं वो बालपई ग्राम समाज की संपत्ति है। ऐसा कानून था इस देश। और ये कानून बहुत पहले बना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से ये कानून आया कि गांव के नजदीक की जो सार्वजनिक संपत्ति है वो गांव समाज की है, व्यक्तिगत नहीं। तो क्या होता था? लोहा बनाने का काम गांव के लोग करते थे, लेकिन गांव समाज की परमिशन के साथ। गांव समाज उनकी बिक्री करता था और आमदनी गांव को होती थी, और कुछ आमदनी का हिस्सा सार्वजनिक काम के लिए रखा जाता था, बाकी जो है लोहा बनाने वाले के हाथ में दे दिया जाता। ऐसी व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में जो भी होता था वो जरूरत आधारित होता था, नीड बेस्ड। जरूरत है उतना ही बनाना है, जरूरत नहीं है तो फालतू लोहा नहीं बनाना। सारे देश में ये सिस्टम था। भारत के 17 राज्यों में 20,000 फैक्ट्रियां भी आयरन बनाने वाली, स्टील बनाने, 20,000। और कम से कम अगर मीट्रिक टन में मैं बात करूं तो 3 से 4 मिलियन मीट्रिक टन स्टील बनता था इस देश, एवरेज पर ईयर। और वो स्टील हम इस्तेमाल करते थे, बचता था विदेशों में बेचते थे, और ज्यादातर दुनिया के देश हमसे स्टील खरीदते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी शिप बने वो भारत के स्टील से बने।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने शिप बने वो भारत के स्टील से बने। और अंग्रेजों का ये कहना था कि भारत के स्टील का शिप जब हम बनाते हैं तो वो 70 साल चलता है, उसके बाद हम उस शिप को रिटायर कर देते हैं, कोई दूसरा देश उसे खरीद लेता है, वो 30 साल और चला देता है, 100 साल तक भारत का शिप टूटता नहीं। इस क्वालिटी का स्टील हम बनाते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी होता था, प्राइस बहुत कम होता था, तो सारी दुनिया में बिकता था और ये बहुत अच्छे से चलता था। गांव समाज की संपत्ति थी, माइंस पूरी की पूरी, और ओर जो निकलता था वो ग्राम समाज की सहमति से निकलता था, और उस ओर को पिघलाने का काम कारीगर करते थे। कारीगरों का अपना मेहनताना मिलने के बाद सारी संपत्ति गांव समाज के कोष में जमा होती थी, और जिन गांवों में स्टील बनता था उन गांवों में जो पैसा आता था उसी पैसे से स्कूल चलते थे, उसी पैसे से बालवाड़ी चलती थी, उसी पैसे से मंदिर का खर्च निकलता था, उसी पैसे से तालाब बनते थे, उसी पैसे से सब काम होता था। ऐसी थी हमारी व्यवस्था। अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो माइंस पहले गांव समाज की संपत्ति थे, जो जंगल पहले गांव समाज की संपत्ति थे, अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और 1840 में ये कानून लागू हो गया। इस कानून के आते ही जंगलों की संपत्ति अंग्रेजों की हो गई, जो पहले गांव समाज की होती थी, वो संपत्ति अंग्रेज सरकार की हो गई। अब अंग्रेज सरकार को क्या था, लूट कर भारत से जाना था, हमेशा यहां रहने के लिए वो नहीं आए थे। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया कि जितना जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लूट सको उतना लूटो, तो माइनिंग उन्होंने शुरू कराई। और माइनिंग शुरू करा के यहां से जो ओर होता था, आयरन ओर, वो शिप में भर के लंदन जाता था, लंदन में स्टील बनता था, फिर वो स्टील दुनिया भर में बिकता था, भारत में भी आके बिकता था। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो गांव समाज की जो संपत्ति था वो अंग्रेजों की हो गया, अंग्रेजों ने खोजना शुरू कर दिया, और 1947 तक ये सिलसिला चला। 1947 में जब आजादी आई तब महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में जंगलों की संपत्ति फिर से गांव समाज की होनी चाहिए, जो अंग्रेजों के आने के पहले थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी कहते थे लैंड एक्विजिशन एक्ट को हटा दो ताकि ये संपत्ति गांव समाज की हो जाए। नेहरू जी ने वो एक्ट नहीं हटाया। परिणाम क्या हुआ, जो माइनिंग अंग्रेज कर रहे थे उसी माइनिंग को भारतवासियों ने करना शुरू कर दिया, और भारतवासियों की टेंडेंसी वही थी जो अंग्रेजों की है, पूरा जल्दी से खोदो, करोड़ों रुपए कमाओ, फिर छोड़ दो, फिर दूसरी जगह खोदो, फिर करोड़ों रुपए कमाओ, फिर छोड़ दो, फिर तीसरी जगह। इस तरह से ये माइनिंग चल गई और आज तक उसी हिसाब से चल रही है। अभी उस माइनिंग में कोई चेंज नहीं है। अंग्रेजों के जमाने के कानून ही आज तक माइनिंग में लगे हुए हैं, और माइनिंग इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंडिविजुअल कंपनी थी, उनके जमाने से ये चला है। अब इनका प्रश्न है कि ये ठीक है या गलत है। ये एकदम गलत है, क्योंकि माइंस है या जंगल है, फॉरेस्ट है, वो तो गांव समाज की ही संपत्ति है, वो किसी XYZ टाटा बिरला डालमिया की संपत्ति नहीं हो सकते, क्योंकि गांव ने जंगलों को रक्षा किया है हजारों साल। जंगल गांव ने बनाए हैं, गांव ने रक्षण किए हैं, और गांवों के साथ पशु पक्षियों ने जंगलों की देखभाल की है। आपको मालूम है ज्यादातर जंगल पक्षियों के बनाए हुए। बहुत हैरानी होती है ये जानने के बाद। दुनिया के मैक्सिमम फॉरेस्ट पक्षियों ने बनाए। कहीं से कोई दाना उठा के लाए, कहीं गिराया, कहीं गिराया, कहीं गिराया, उसमें से झाड़ निकले और जंगल बने। मनुष्यों ने उनका संरक्षण किया। तो ये संपत्ति तो समाज की ही है, ये व्यक्ति की तो नहीं है। अब इस समाज की संपत्ति को अभी कानून से व्यक्तिगत बनाया हुआ है। आप इस कानून को बदल दीजिए, ये संपत्ति फिर समाज की हो जाए।
अब ये कानून को बदलने के लिए पार्लियामेंट में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके होने चाहिए, कुछ खासदार होने चाहिए, और कम से कम भारत की पार्लियामेंट में 377 खासदार आपके हों तो आप 1 मिनट में माइनिंग के कानून को बदल सकते हैं, 1 ही मिनट लगेगा। और कानून क्या कर सकते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अंग्रेजों का है उसको रिपील कर दें, बस खत्म हो गया कहानी। सारी माइंस जो है ना इंडिविजुअल लोगों के हाथ से निकलकर वापस गांव समाज की संपत्ति हो जाएगी। फिर गांव समाज तय करेगा कि कितना खोदना है, कब खोदना है और कैसे उसका उपयोग करना। और गांव समाज चाहे तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लेगा, एक्सपर्ट्स उनको मिल जाएंगे ओपिनियन देने वाले कि यहां खोदना चाहिए, इतना खोदना चाहिए, और वो जो कुछ भी खोदेगा उसका जो प्रॉफिट आएगा वो गांव समाज में बटेगा, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। ऐसी नई नीति हम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन ये बनेगा पार्लियामेंट के लेवल पे, और पार्लियामेंट में ये कानून बनाने के लिए चाहिए कुछ एमपीज। हमारी कोशिश है कि 2014 में कुछ एमपीज हम जिता के ले आए और ये कानून 1 मिनट में बना। तो आप बोलेंगे अभी क्या करेंगे, अभी आपको जो करना है वो ये कि ये जो माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं इसके बारे में लोगों की ओपिनियन बनाइए, और ऐसी ओपिनियन बनाइए कि 2014 के चुनाव में माइनिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला गोवा में कोई चुनाव में जीत नहीं पाएगा। ऐसी ओपिनियन आप बनाए, और आप अगर इसमें सफल हो गए तो सारे माइनिंग एक्टिविटीज के जो लॉर्ड्स हैं ना ये आसमान से जमीन पे आ जाएंगे, इनकी सारी ताकत 1 मिनट में निकल जाएगी। वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, यहाँ का एमपी भी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, इनकी ताकत आपके वोट पर है। क्योंकि आपने इनको वोट दिया हुआ है इसलिए वो इस जमीन का अपने को लॉर्ड मानते हैं, और वो मानते हैं कि हम जो करेंगे वही ठीक है। आप इनकी लॉर्डशिप खींच लीजिए, आपने जो सपोर्ट दे रखा है ये विड्रॉ कर लीजिए, ये जमीन पे आ जाएंगे, फिर ये वही कहेंगे जो आप कहेंगे। 1 मिनट में उनका स्वर बदल जाएगा। वो खुद कहेंगे वो आपको सुंदर रहना चाहिए, वो आपको स्वच्छ रहना चाहिए, वो आपको हरा भरा रहना चाहिए, माइनिंग कम होना चाहिए, ये फालतू ज्यादा हमने कर दिया, वो खुद ही कहेंगे क्योंकि उनकी लॉर्डशिप आपने खींच ली। वो जब कॉमन मैन हो जाएंगे तो आपकी ही बात बोलेंगे, और जब तक वो सुपरमैन है वो आपके खिलाफ बात करेंगे। तो आप माइनिंग एक्टिविटीज में लगे हुए लोगों के प्लेटफॉर्म को खींच दीजिए, वो धड़ाम से गिर जाए, और वो प्लेटफॉर्म है पब्लिक का सपोर्ट, और वो पब्लिक का सपोर्ट खींच लेने की ताकत आप में ही है और किसी में नहीं। तो आपको क्या करना है, गोवा में आपको ओपिनियन बनानी है और लोगों को ये बताना है जो मालूम नहीं है लोगों को। सन 1840 के पहले इस देश में कोई भी जंगल, कोई भी माइन किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता था, वो समाज की संपत्ति होता था। और अगर 1840 के पहले होता था तो 2014 में भी हो सकता है। कानून बदलने की देर है बस। लोगों के ध्यान में ये बात नहीं है कि लोग क्या मानते हैं ये तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही है हजारों साल से। ऐसा नहीं, 250 साल पहले तक ये पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी। जंगल, तालाब, सरोवर, नदी, नाले, पहाड़, माइंस, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी थी। और पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पब्लिक के इंटरेस्ट में ही होता था, किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में नहीं हो सकता। तो होने वाला क्या है, 2014 के बाद कानून बनाएंगे, तो कानून बनने के बाद स्टील तो बनेगा, स्टील बनना बंद नहीं होगा, माइनिंग भी होगी, लेकिन माइनिंग और स्टील के प्रोडक्शन का फायदा सोसाइटी को मिलेगा, ना कि किसी एक पब्लिक माने प्राइवेट हाउस को, जो भी हो रहा है।
और शायद पब्लिक कहे कि इतनी माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, कम करेंगे। स्टील का प्रोडक्शन इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कम करेंगे। वो तो पब्लिक जैसा करेगी वैसा करेगी। हो सकता है लोग कहें कि हमने पहले बहुत माइनिंग कर लिया, अब 20 साल इसको शांत रहने दो, तो ठीक है, 20 साल के लिए छोड़ देंगे, 50 साल के लिए छोड़ देंगे, 100 साल के लिए छोड़ देंगे। पब्लिक ओपिनियन जो है वो महत्व की है। आप उसको बनाइए अगले 4 साल, और वो ओपिनियन इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी माइनिंग का सपोर्टर चुनाव जीत ही ना पाए तो आप, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो तो आप, तब आपकी विजय होगी। अब इसमें थोड़ी आपकी टकराहट होगी उन लोगों से जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है माइनिंग में, तो उस टकराहट को ऐसे ही मान के चलिए कि हर अच्छा काम शुरू करने में गलत लोगों के साथ टक्कर लेनी पड़ती है, तो वो होगी थोड़ी बहुत, उसमें घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। हाँ जी, काम तो अगले 4 साल में बहुत सारा है। एक करंट इशू जो इसमें है, जैसे फेज हुआ कर बिल्डिंगों को परमिशन दिया जाता है, वो नहीं उतना क्लियर करा होता है। जब तक लोग ये काम करते हैं तब तक अगर केस बर्बाद होते रहे तो उसका क्या करें? देखिए, इनका जो सवाल है ना, वो बहुत ऐसा सवाल है जो किसी के दिल में जब दर्द बहुत ज्यादा होता है ना, तो यही सवाल निकलता है कि 4 साल में तो सब खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? ये प्रश्न है उनका। जल्दी करें, नहीं तो देर हो गई तो क्या होगा? जल्दी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप जल्दी कर सकते हैं, कल को ही आप माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि गोवा में आपकी बड़ी ताकत है, आसानी से आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इस आंदोलन में सफलता नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी कि आपका जो ओपिनियन मेकिंग का काम है वो पीछे हट जाएगा और एजुकेशन आगे आ जाएगा। जब एजुकेशन होता है ना, तो पूरी ताकत एजुकेशन में लगती है, फिर उसमें ओपिनियन बनाने का काम छूट जाता है। तो एजुकेशन में आप अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और सरकार आपके खिलाफ अपनी ताकत झोंक देगी, तो थोड़ी देर में स्टेट वर्सेस पीपुल कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा। और इस कन्फ्रंटेशन में आपके ऊपर कुछ लाठीबाजी चलेगी, सिर टूटेंगे आपके, पुलिस आएगी, मिलिट्री आएगी, गोलियां चलेगी, कुछ लोगों की मृत्यु होगी। तो इसमें आंदोलन के कई कार्यकर्ताओं को डर पैदा हो जाएगा, भाई इसमें तो लाठी खानी पड़ती है, गोली चल सकती है, मौत हो सकती है। वो डर आपके कार्यकर्ताओं को पीछे हटाएगा, क्योंकि समाज में सब लोग साहसी नहीं होते। 1942 के आंदोलन में भी सब लोग नहीं निकले थे घरों से, जबकि गांधी जी ने कह दिया था करो या मरो, फिर भी सब नहीं निकले थे, आगे भी नहीं निकलने वाले। तो आपके पास जो थोड़ी सी जमा पूंजी इकट्ठी हुई है, ये खर्च हो जाएगी 6 महीने में, क्योंकि ऐसे एजुकेशन मैंने बहुत किए हैं पिछले 20 साल में, उसका मेरा एक्सपीरियंस है। एजुकेशन तब सफल होता है जब ओपिनियन आप बना लेते हैं। पहले आप ओपिनियन बनाइए, फिर एजुकेट करिए, ना कि पहले एजुकेशन शुरू करें, ओपिनियन बाद में बनेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो एजुकेशन करेंगे उससे ओपिनियन बन जाएगा, नहीं बनता। उससे लोगों के दिमाग में आपके प्रति थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू हो जाए, वर्गीकरण हो जाए, और आपको लोग कहेंगे आप विकास विरोधी हैं। और जिस दिन ये चिप्पी लग गई आपके ऊपर कि आप विकास विरोधी हैं, आप इसको 20 साल छुड़ाते रहिएगा, नहीं छूटेगी। हमारे भारत में पर्यावरण के लिए काम करने वाले हजारों लोग हैं और संगठन हैं, इंडिविजुअल हैं। चूंकि ओपिनियन नहीं बनाते और एजुकेशन में उतर जाते हैं, तो सबके लिए एक ही लेवल लगता है, ये विकास विरोधी।
ये गोवा विरोधी है, ये गोवा की समृद्धि नहीं चाहते, ये गोवा को संपत्तिवान होने नहीं देना चाहते। ये तर्क आपके खिलाफ जब शुरू होंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा उन तर्कों को काटने में खर्च होगी, कोई नया काम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बात आपकी सही है कि नुकसान होगा, 4 वर्ष में नुकसान हो सकता है। अब जो हो गया है और होगा उस पर से ध्यान थोड़ी देर के लिए हटाकर ये तय करें कि 4 वर्षों के बाद हम जो कर पाए और आगे भविष्य के लिए जो सुरक्षित रह पाए वो ज्यादा बड़ी बात है। कुछ तो जाने ही वाला है आपके हाथ से, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। 63 साल में बहुत नुकसान हमारा हो चुका है, बहुत सारा कुछ हमारे देश में से लूट कर विदेशों में जा चुका है। अब उसको लेके रो नहीं सकते, हर दिन गाना नहीं गा सकते। जो बचा पाएंगे उतना बचाएंगे, जो नहीं है वो निकल जाए, उसमें अफसोस नहीं करना और उसमें इमोशनल होना नहीं। इसमें प्रैक्टिकल होना ज्यादा ठीक है बजाय इमोशनल होने के, क्योंकि एजुकेशन जो होते हैं वो इमोशंस से नहीं लड़े जाते, वो प्रैक्टिकलिटी में लड़े जाते हैं। और हम इमोशनल होकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं ना, वहां पे हम पिट जाते हैं, हमारी पिटाई होता है। तो इशू बहुत सेंसिटिव है ये, और इसकी लड़ाई और ज्यादा सेंसिटिव होने वाली है। इस लड़ाई को परमानेंट अगर जीतना है तो पहले ओपिनियन बनाइए। हो सकता है 2 साल में आप इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना दें इस पूरे गोवा में कि आसपास कर्नाटक और दूसरे राज्यों से भी आपके सपोर्टर खड़े हो जाए और पूरे देश की पार्लियामेंट भी हिल जाए, तो बहुत अच्छा है। ओपिनियन बनाना पहले महत्व है, एजुकेशन बाद में करें, ओपिनियन पहले करें। और ओपिनियन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है डोर टू डोर कैंपेनिंग। घर घर जाइए, अपना योग और प्राणायाम के बारे में बताने के लिए घर घर जा रहे हैं, उसी समय आप इसके बारे में भी बताइए। और इतनी सी बात करिए कि आपको मालूम है सन 1840 के पहले भारत की कोई भी माइन किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई भी लैंड किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी। सारी लैंड प्रॉपर्टी होती थी पब्लिक की, सारी माइंस प्रॉपर्टी होती थी पब्लिक की। ये अंग्रेजों ने लाया कानून, लैंड एक्विजिशन है, जिसमें सब प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। तो फिर लोगों के ध्यान में आएगा हाँ बात तो सही है, तो फिर से ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, बस लैंड एक्विजिशन एक्ट को हटाना। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ अगर ओपिनियन बन गया तो गोवा की असेंबली में पहले हटेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो बात जाएगी और वो काम हो जाए। ऐसे रास्ते पे चले, घर घर जाइए, एक एक व्यक्ति को ये बात समझे। जी सर, हमारा जो सबका मर्यादा है वो मर्यादा में से एक मर्यादा है गैर राजनीतिक ऊपर रहना है। वो गैर राजनीतिक कौन हो सकता है? जो हम नियुक्त किया है वो सरपंच, पंच या जिला पंचायत सदस्य। और अगर वो हमारा योग शिक्षक है, क्या वो हमारा योग कक्षाएं ले सकता है? हाँ, अगर कोई भी गांव का सरपंच आपका योग शिक्षक है, कोई भी गांव का सरपंच के अलावा कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति आपका योग शिक्षक है, वो कक्षाएं ले सकता है। लेकिन वो कक्षाएं लेगा व्यक्तिगत सेवा करने की हैसियत में। अब मामला ये क्या है, मान लीजिए कोई सरपंच किसी राजनीतिक पार्टी का है, मैं आपको सीधे कहता हूं, कोई राजनीतिक पार्टी का है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी पार्टी का, वो योग कक्षा लेने जाएगा तो किसी भी योग कक्षा वाले स्थान पर उसका बैनर उस पार्टी का नहीं लगाएगा। अगर बैनर लगाएगा तो भारत स्वाभिमान का, और उसमें नीचे लिखा जाएगा तो योग शिक्षक का नाम। समझ में आया? मान लीजिए राजीव दीक्षित योग शिक्षक है और राजीव दीक्षित किसी एक्स पार्टी का मेंबर है, तो राजीव दीक्षित जब योग कक्षा लेने जाएगा तो कक्षा में कोई बैनर ऐसा नहीं लगाएगा जिसमें राजीव दीक्षित इस पार्टी का पदाधिकारी, वो बैनर लगेगा भारत स्वाभिमान का योग शिक्षक, नाम होगा राजीव दीक्षित। क्लियर हुआ? इसका मतलब है ये जो लिखा गया है
गैर राजनीतिक। इसके अलावा हमारा जो कानून ऐसा है वो उसमें ऐसा लिखा है कि जो कोई राजनीतिक है वो हमारा योग शिक्षक नहीं बन सकता है। नहीं, योग शिक्षक बन सकता है, प्रभारी नहीं हो सकता। क्लियर करिए इस बात को। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का मेंबर है